नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में बिहार के हाईकोर्ट ने वहां पर आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा जो कि 65% तक थी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए, उसको रद्द कर दिया है। अब ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकरण को लेकर आपके सामने आए हैं कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इस बढ़ी हुई सीमा को रद्द किया है। इसके अलावा हम आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आरक्षण लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या थे और वास्तव में इसका विकास कैसे हुआ। इसके साथ साथ इस कारण को भी समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इसको निरस्त किया और आगे की राह क्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की जो सीमा है उसको रद्द किया। किन बिंदुओं के अंतर्गत इस खबर को हम समझेंगे, बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको जानने के साथ साथ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे कि आरक्षण की शुरुआत कहां से होती है। संवैधानिक प्रावधान अर्थात भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए वो कौन कौन से प्रोविजन है उसको भी देखेंगे। न्यायिक घोषणाएं क्या क्या हुई जो कि इसके लिए एक नजीर साबित हुई, इसकी दिशा को तय करती हैं, उसको देखने के साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप हम तक पहुंचाएंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के खंड से इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे हमसे आप जुड़ सकें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैनल से संबंधित इस प्रोग्राम की अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखते हैं खबर किससे, तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है। खबर है कि पटना हाईकोर्ट सेट्स असाइड बिहार मूव टू रेज कोटा टू 65% सेज इट इन्फ्रिंजेस ऑन राइट टू इक्वालिटी। तो पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इसको रद्द किया है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं कि वास्तव में आरक्षण लाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य थे। देखिए आरक्षण की जहां तक बात है तो भारतीय समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से कहते हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, बहुत पिछड़े थे। तो ऐसे समय में समाज में एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए, एक सामाजिक न्याय के बहुमूल्य साधन के रूप में आरक्षण का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी का एक कथन था कि सर्वोदय की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब अंत्योदय हो। इसका मतलब है कि सर्वोदय मतलब सबका कल्याण, सबका उदय तभी हो सकता है जब अंत्योदय का मतलब सीमांत व्यक्ति का भी कल्याण हो, अर्थात जो कमजोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, जब तक उसका कल्याण नहीं होगा तो सर्वोदय की परिकल्पना साकार रूप नहीं ले सकती है। तो इसी लिहाज से भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे कि आरक्षण को एक बहुमूल्य साधन के रूप में, सामाजिक न्याय स्थापित करने के साधन के रूप में लागू किया गया। शुरुआती कुछ वर्षों के लिए इसकी व्यवस्था 10 वर्ष के लिए प्रारंभिक की गई, बाद में इसको समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है इसके आवश्यकता के अनुरूप। अब इसके माध्यम से यह कोशिश की गई कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार कह लें या पदोन्नति भी बाद में इसमें जुड़ गया, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और जो भी वंचित वर्ग है जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया उसको एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा इस साधन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम कहें जाति आधारित जो आरक्षण है उसकी परिकल्पना सबसे पहले कब आई सामने, तो 1882 में इसकी परिकल्पना आई विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले के द्वारा, जब जाति आधारित आरक्षण की प्रणाली की परिकल्पना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। और जो वर्तमान समय में आरक्षण व्यवस्था चल रही है, अगर उसके हम बीज को खोजना चाहें तो हमको दिखाई देगा 1932 का जो कम्युनल अवार्ड है उसमें निहित हुआ है। क्योंकि जब कम्युनल अवार्ड जो है सही अर्थों में इस प्रणाली को वहां पर देखा जा सकता है, जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सांप्रदायिक पंचायत को प्रस्तुत किया जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिसमें क्या किया गया, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और दलितों के लिए एक तरह के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाद में पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के माध्यम से इन लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था, तो पूना पैक्ट में फिर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यह समझौता हुआ और वहां पर आरक्षण के कुछ प्रावधान हमको जरूर दिखाई देते हैं, जहां पर एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर कुछ जो ऐसी जातियां हैं उनको आरक्षण दिया गया। इसके अलावा अगर हम आजादी के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो आप देखेंगे जाति आधारित आरक्षण को वैध बनाने के लिए सबसे पहले 1951 में संविधान में जो प्रथम संशोधन है उसमें हम इसको देख सकते हैं। वहीं मंडल आयोग जब आया था तो उसके बाद आप देखेंगे वहां पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया गया, अर्थात ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा संविधान का जो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 में था, इसमें जो अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो है, उसको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो ये कुछ यात्राएं हैं। साथ ही साथ अगर भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे तो इनके लिए
संवैधानिक प्रावधान और समय समय पर कुछ संशोधन भी किए गए, जिसके माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था को सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में यहां पर स्थापित किया गया। तो देखिए, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 16 में आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य विधायिका में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया था। वहीं अगर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को आप देखेंगे तो राज्य और केंद्र सरकारों को इस अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाएं जितनी हैं उसमें सीटें आरक्षित करने के लिए सक्षम बनाया गया है। वहीं अनुच्छेद 16(4)(a) की अगर बात करेंगे तो पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए अर्थात एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान आपको दिखाई देगा, जो कि 77वें संविधान संशोधन 1995 का परिणाम है। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4)(b) राज्य को अगले वर्ष में एससी और एसटी समुदाय के लिए वर्ग के लिए आरक्षित जो रिक्त पद होंगे, अर्थात इनके लिए अगर कुछ सीटें रिजर्व हैं वो खाली रह गई तो अगले वर्ष में उन सीटों को भरे जाने की व्यवस्था होगी। उन पदों को भरने के लिए राज्य सक्षम होगा और ये 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इस प्रोविजन को जोड़ा गया था। इसके अलावा आप देखें तो अनुच्छेद 39(a) भी जो है वो कमजोर वर्गों को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इसमें भी आप आरक्षण के तत्व देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः क्या करते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। वहीं अगर आप देखें तो अनुच्छेद 243D पंचायत में और अनुच्छेद 233T जो है वो प्रत्येक नगर निकाय में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के माध्यम से आरक्षण को कानूनी दायरे में लाते हैं, भारतीय संविधान के दायरे में लाते हैं, एक सामाजिक न्याय के साधन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए, इसमें कुछ न्यायिक घोषणाएं भी हैं जो समय समय पर इसकी दिशा को तय करती रही हैं। इसमें सबसे पहले मद्रास बनाम श्रीमती चंपकम दोराइजन मामला जो 1951 में है, पहला संशोधन जिसके बाद दिखाई देता है संविधान संशोधन। इसमें भी जाति आधारित आरक्षण को वैध बनाने के लिए इसमें खंड 4 को शामिल किया गया था अनुच्छेद 15 में। तो पहला तो ये था, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था। दूसरा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। इसमें यह कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है उसको निर्धारित कर दिया गया और कुल आरक्षित जो कोटा है, यह कहा गया कि 50% से अधिक वो कोटा नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत हाल में नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में कहा गया। इसमें यह कहा गया साथ साथ कि जो ओबीसी वर्ग है उसके अंतर्गत एक क्रीमी लेयर का जो वर्ग होता है जिसकी आय ठीक ठाक है, उस समय परिसीमा कुछ और थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। 1 लाख रुपए शुरुआत में थी, अब उसको बढ़ा दिया गया। तो क्रीमी लेयर का जो जिक्र है वो यहां पर आता है और ये कहा गया कि क्रीमी लेयर अर्थात जिनकी आय अच्छी है, ठीक है, उनको आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे इसी की प्रतिक्रिया हुई और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। एम नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006 में आता है। इस मामले में क्या हुआ, तो इसमें एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कहा गया कि वो बाध्य नहीं है, लेकिन यदि कोई राज्य ऐसा प्रावधान करता है तो उसके लिए कुछ तर्क दिए गए, कुछ बातें बताई गई कि ये आधार हो सकते हैं, तब वो राज्य ऐसी व्यवस्था जरूर कर सकता है। वो क्या बात कहेगी, एक बात तो ये कहेगी कि वर्ग का पिछड़ापन जो है वो मात्रात्मक आधार पर उसके लिए डेटा कलेक्ट होना चाहिए, वो तथ्य एकत्र होने चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि वो मात्रात्मक आधार पर वो वर्ग पिछड़ा हुआ है। दूसरा ये था कि सार्वजनिक रोजगार में जो भी वर्ग है जिसके पिछड़ेपन की बात हो रही है, रोजगार में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इस बात को भी प्रूफ करना होगा। साथ साथ ये बात कही गई कि प्रशासन की कार्यकुशलता पर इनको अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हैं तो प्रशासन की कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इन सारे मानदंडों पर खरा उतरता है तो कोई राज्य ऐसा प्रावधान करना चाहता है तब वो कर सकता है। इसके बाद अगला जो मामला था वो था जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का ये मामला है। इसमें यह कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को एससी एसटी के पिछड़ेपन पर जो है अभी तक जो पिछले वाद में जो मामला था कि मात्रात्मक आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, ये इसमें कहा गया कि इसमें ये आवश्यकता नहीं है, तो एक तरह से उससे छूट प्रदान किया गया। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कही गई कि अभी तक जिस क्रीमी लेयर की बात ओबीसी वर्ग के लिए की जा रही थी, अब यहां कहा जा रहा है कि जो एससी एसटी वर्ग है, न्यायालय ने यह माना कि क्रीमी लेयर जो है एससी एसटी वर्ग भी, उसके अंतर्गत भी इस वर्ग का बहिष्कार होना चाहिए, अर्थात उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य क्रीमी लेयर के एससी एसटी व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता है, यह बात भी यहां पर कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
अब देखिए वर्तमान की अगर बात करें, ये तो आरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को हमने देखा जो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई, जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए जो इसकी दिशा तय करते हैं। अब यहां पर जो वर्तमान मामला है इसमें सवाल उठता है कि आखिर क्यों खारिज किया गया है। ये जो मामला था, जो बिहार ने अपनी सीमा को 50% से बढ़ाकर वो 65% कर दिया था, और अगर इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को जोड़ दें तो वो सीमा 75% तक जाती है। ऐसे बहुत से राज्य, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर ऐसी बढ़ी हुई सीमा हमको देखने को मिलती है, तो ऐसे में बिहार का ये जो प्रतिशत बढ़ा हुआ है इसको क्यों आखिर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो देखिए यहां पर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विनोद चंदन जी और न्यायमूर्ति हरीश कुमार, इन्हीं की पीठ में इसकी सुनवाई हो रही थी, और यहां पर यह कहा गया कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस आधार पर जो रोजगार और शिक्षा का मामला है वहां पर समान अवसर देने की बात की जाती है, और यहां पर आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। इस आधार पर इसको खारिज किया गया। अब आप सोच रहे हैं कि जिन राज्यों में यह प्रतिशत बढ़ा हुआ है क्या वहां पर इसका उल्लंघन नहीं होता है, तो उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह माना कि नौकरी हो या शिक्षा हो, इसमें जो आरक्षण है उसमें जो आरक्षण की ऊपरी सीमा है, अर्थात SC ST OBC वर्ग के लिए जो आरक्षण की सीमा है वो 50% है, जैसा कि आपने देखा मंडल आयोग के मामले में इंदिरा साहनी वाद में आपने देखा था। उसमें यह बात कहा गया था कि 50% से ज्यादा वो सीमा नहीं हो सकती है। तो ऐसी दशा में यहां पर बिहार में आपको 50% की सीमा से ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आपके दिमाग में जो दूसरा चल रहा है कि वो राज्य जहां पर इससे ज्यादा सीमा है वहां पर किस आधार पर मिलता है। तो देखिए इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पर असाधारण परिस्थितियां हैं और इस सीमा को वहां पर उन असाधारण परिस्थितियों की वजह से वो सीमा पार हो सकती है, वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं। तो अगर कोई देश में ही कोई ऐसा राज्य है जो दूर दराज के क्षेत्रों से कुछ ऐसे समुदायों को अपने अंदर सहेजे हुए है जो कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं है, मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है जिन्हें कि समाज के मुख्य धारा से अब तक बाहर रखा गया है। अब ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण, वो अगर उसकी बात अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, ईडब्ल्यूएस जो है वो तो मुख्य धारा से नहीं कटा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस इसका एक अपवाद है। ईडब्ल्यूएस को जो 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन अब मोटा मोटी इस वक्त की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जो भी राज्य हैं वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित कुल 60% सीटें या पद आरक्षित करने की अनुमति उनको दी जाती है। इसका मतलब कि ईडब्ल्यूएस के अपवाद को छोड़कर बाकी जो सीमा है वो 50% ही है। अब भी आपके मन में सवाल जस का तस होगा, फिर कुछ राज्यों में अधिक सीमा क्यों है। तो मैंने जिस अपवाद की बात की कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं उसको आप देखें, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 72% आरक्षण की सीमा, वहीं पे तमिलनाडु में 69%, संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत संरक्षित 1994 के अधिनियम के तहत। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड यहां पर 80% है। वहीं पे कई पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जहां पर यह सीमा ज्यादा है। लक्षद्वीप में आप देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 100% आरक्षण है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज इसमें आपको कॉमन दिखाई देगी कि यहां पर वो अपवाद की जो सीमा है, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोगों का जो हम कह सकते हैं समूह है, उसके आधार पर यहां सीमाएं ज्यादा है। क्योंकि दो ऐसे अन्य राज्य की भी सूची में आपको ये नाम दिखाई देंगे जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान, इनके द्वारा भी पिछले प्रयास किए गए लेकिन अदालत द्वारा खारिज किया गया, और वर्तमान में जो बिहार का खारिज किया गया इसको भी अब इस लिस्ट में शामिल कर दीजिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या आता है वो भविष्य के गर्भ में है। तो ये वो आधार हैं कि इनको, जो मैंने शुरू में आपको बताया अपवाद, उस अपवाद का ये पालन करते हैं, इस कारण इनको अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान और हाल ही में जो बिहार है वहां पर इस आधार पर इस बात को की पुष्टि किया जाना शेष था कि वास्तव में जिनको दिया गया वो समाज के ऐसे जगह से आते हैं कि जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं या जुड़े हुए अलग हैं। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आता है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इसको चुनौती दी गई थी और चुनौती के बाद रोजगार और शिक्षा के मामले में समान अवसर के उल्लंघन को देखते हुए इसको खारिज हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। अब अंत में आपके सामने आज के संदर्भ से जुड़ा एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न यह है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसे लागू करने का आदेश दिया गया था। ऑप्शन ए मंडल आयोग की सिफारिशें, ऑप्शन बी शिक्षा सुधार आयोग की सिफारिशें, महिला सुरक्षा आयोग की सिफारिशें या पर्यावरण संरक्षण आयोग की सिफारिशें। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। चलते चलते आपको एक सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव ऑनलाइन उसके लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। कक्षाएं 9 जुलाई से प्रारंभ होगी।
इससे संबंधित किसी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन के संदर्भ में आपकी जो क्वेरी होगी उसको अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे पीडीएफ को फॉलो करते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी हुई उसको आप डाल सकते हैं। हमारी संभावित कोशिश होगी कि आपका निदान करें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।